हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो? सारे बढ़िया हो? ठीक। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका नाम है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी या फिर पेरेटो एफिशिएंसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जरा समझने का प्रयास करो, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कौन सा बवाल आ गया। तो जरा समझो, एक्चुअली में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इकोनॉमी के अंदर, अगर देश के अंदर कोई चेंज आता है तो उस चेंज से अगर किसी एक इंसान को फायदा होता है, इकोनॉमिक्स में बच्चों फायदे को बोलते हैं बेटर ऑफ, तो अगर उस चेंज से किसी एक इंसान का बेटर ऑफ होता है, फायदा होता है, तो 100% किसी दूसरे इंसान का लॉस हो रहा होगा, किसी दूसरे इंसान का नुकसान हो रहा होगा। उनके कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में एक का फायदा तभी होगा जब दूसरे इंसान का लॉस होगा। वो कहना चाह रहे थे कि बिना किसी के लॉस के किसी का फायदा नहीं हो सकता, और इस सिचुएशन को नाम दिया गया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी एक इंसान का फायदा होगा जिसकी वजह से दूसरे इंसान का लॉस होगा। अगर आप अपना फायदा करना चाहते हो तो दूसरे इंसान को वहां पे कोई लॉस झेलना पड़ेगा, तभी आपका फायदा होगा। अच्छा, कभी कभी इकोनॉमी के अंदर ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी बोल तो बहुत रेयर केस में इकोनॉमी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान का बेनिफिट हो लेकिन उससे दूसरे इंसान का लॉस ना हो। कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कि एक इंसान का बेनिफिट हो रहा है, एक इंसान को बेटर ऑफ हो रहा है और दूसरे इंसान को कोई लॉस नहीं हो रहा। इस चीज को बच्चों बोलते हैं पेरेटो इंप्रूवमेंट। क्या बोला मैंने? पेरेटो इंप्रूवमेंट। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, हमारा मेन फोकस पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पे होगा, पेरेटो इंप्रूवमेंट पे नहीं होगा। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और पेरेटो इंप्रूवमेंट में क्या अंतर है? पेरेटो इंप्रूवमेंट कहता है कि एक इंसान का फायदा होगा लेकिन उससे दूसरे इंसान का कोई लॉस नहीं होगा, दैट इज पेरेटो इंप्रूवमेंट। लेकिन ये हर बार नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है। जबकि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या बोलता है? पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहता है कि एक इंसान का फायदा होगा लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को लॉस झेलना पड़ेगा। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये सीखने वाले हैं कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को किस प्रकार अचीव करते हैं, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हमें कहां पर प्राप्त होती है। इन सब चीजों को हम लोग जो है आज की क्लास में डायग्राम के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। होपफुली एक हल्का सा इंट्रोडक्शन तो मिल गया होगा कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होता क्या है। तो जरा एक बार मैं आपको इतना पढ़ाना चाहूंगा, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तो इकोनॉमिस्ट थे, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। इन्होंने कहा कि इफ अ चेंज इन द इकोनॉमिक स्टेट मेक्स एट लीस्ट वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। इन्होंने बोला कि अगर इकोनॉमी की स्थिति में कोई चेंज होता है और उससे एटलीस्ट किसी एक इंसान को फायदा होता है बिना दूसरे इंसान को वर्स ऑफ, नुकसान पहुंचाए, तो ये चेंज हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा है, ये चेंज हमारे देश के लिए बेटर है। और ये चेंज कैसे डिजायरेबल है, हम इसी प्रकार के चेंज को चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम यही तो चाहेंगे कि देश में सबका फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा ऑलवेज नहीं होता। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सरकार देश में फायदा करना चाहेगी, अगर सरकार देश में डेवलपमेंट करना चाहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं देश के लोगों को नुकसान होगा। बिकॉज डेवलपमेंट अगर सरकार करना चाहती है, सरकार देश का बेटर ऑफ करना चाहती है, तो डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा अरेंज करना पड़ेगा और वो पैसा दो जगह से आएगा। या तो सरकार जनता से टैक्स लेगी, टैक्स रेट को बढ़ाएगी, तो यहां पे एक तरफ अगर देश का बेटर ऑफ हुआ, देश का डेवलपमेंट हुआ, तो दूसरी ओर वहां पे देश में एक नुकसान भी हुआ, देश में टैक्स की रेट को बढ़ा दिया गया, तभी तो वो वाला पैसा देश के डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया। तो यहां पे देश का बेटर ऑफ तो हुआ लेकिन उससे देश के लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। दैट इज पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, जहां पे एक का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, सरकार देश का डेवलपमेंट करना चाहती है, सरकार देश का फायदा करना चाहती है, लेकिन सरकार ने इस बार टैक्स नहीं बढ़ाया, सरकार ने इस बार ज्यादा मनी प्रिंट किया, सरकार ने इस बार ज्यादा पैसा छापा।
अब बताओ, यहां पे देश का बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन उससे देश की जनता को नुकसान झेलना पड़ा। बिकॉज जितना ज्यादा पैसा देश में छपेगा, जितना ज्यादा पैसा देश में प्रिंट होगा, उतनी ही देश में महंगाई बढ़ेगी, उतनी देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जनता को अब इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ेगा। तो अगेन मैं एक ही बात को बार बार कहना चाह रहा हूं, देश का अगर बेनिफिट करना है या किसी एक इंसान का बेनिफिट करना है तो बेनिफिट वो एवे नहीं हो जाएगा, उसके लिए दूसरी पार्टी को कोई ना कोई लॉस झेलना पड़ेगा। अगर देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जनता को नुकसान झेलना पड़ेगा, या तो जनता को टैक्स पे करना पड़ेगा ज्यादा, या फिर जनता को महंगाई इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ेगी। तो भैया एक का फायदा बिना दूसरे के नुकसान के नहीं हो सकता। और अगर कभी ऐसा होता है बहुत ही रेयर केस में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिटो इंप्रूवमेंट। उसे क्या बोलते हैं? पेरिटो इंप्रूवमेंट। और एक्चुअल में देश चाहता यही है, हमारे लिए डिजायरेबल यही है कि देश में क्या हो? पेरिटो इंप्रूवमेंट हो। लेकिन हर बार देश में पेरिटो इंप्रूवमेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर हम इसको पेरिटो नॉन ऑप्टिमल भी कहते हैं। तो यहां पर मैंने बताया पहले पेरिटो इंप्रूवमेंट क्या होता है। ओके, अब आगे बोलता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ अ चेंज इन द इकोनॉमिक स्टेट मेक्स वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ बाय मेकिंग अदर पर्सन वर्स ऑफ। अगर देश में एक इंसान का बेटर ऑफ होता है, एक इंसान को बेनिफिट मिलता है, एक इंसान का फायदा होता है, और उससे दूसरे इंसान का वर्स ऑफ बोले तो नुकसान देखने को मिलता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पेरिटो ऑप्टिमैलिटी या फिर पेरिटो एफिशिएंसी। और हमारा मेन टॉपिक पेरिटो ऑप्टिमैलिटी है, हमारा मेन टॉपिक पेरिटो इंप्रूवमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा मेन फोकस किस पे है? हमारा मेन फोकस पेरिटो ऑप्टिमैलिटी को समझना है, ना कि पेरिटो इंप्रूवमेंट को समझना। बिकॉज पेरिटो इंप्रूवमेंट कभी कभार होता है, जबकि पेरिटो ऑप्टिमैलिटी हर बार होता है। तो हमारा मेन फोकस पेरिटो ऑप्टिमैलिटी पे है, क्योंकि अगर एक इंसान को फायदा होगा तो 100% दूसरे इंसान को कोई ना कोई लॉस तो होगा। आगे बोलता है जो हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं पेरिटो एफिशिएंसी, ऑप्टिमैलिटी या फिर इंप्रूवमेंट, ये जो है बच्चों वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। यस, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये टॉपिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगर बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स वो होती है जहां पर हम समाज के, देश के सोशल वेलफेयर पे ध्यान देते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन थ्योरीज को पढ़ते हैं जिससे कि समाज का वेलफेयर हो, समाज का भला हो। अच्छा, अब हम आगे जो पेरिटो इंप्रूवमेंट पढ़ने वाले हैं, हम इसको 2x2x2 मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। ये क्या है मतलब, तो मैं आपको बता दूं, पेरिटो ऑप्टिमैलिटी जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास टू मतलब दो कंज्यूमर है, फिर उसके बाद टू मतलब हमारे पास दो गुड्स है, और उसके बाद टू मतलब हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो कंज्यूमर है, दो गुड्स है और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इसके बेस पे आगे का पूरा पेरिटो ऑप्टिमैलिटी हम लोग समझेंगे। तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिटो ऑप्टिमैलिटी है क्या। वीडियो पॉज करो और इतना सा नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक, चलिए अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पेरिटो ऑप्टिमैलिटी के अंदर हमको 3 कंडीशंस को पूरा करना है। हमें 3 शर्तों को पढ़ना है, हमें 3 कंडीशंस को पढ़ना है। जहां पर ये 3 कंडीशन पूरी होगी वहीं पे हमारा पेरिटो ऑप्टिमैलिटी कहलाएगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं इन तीनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा और तीनों के डायग्राम्स भी आपको मैं सिखाऊंगा। अगर देखा जाए वो शर्त क्या है, तो बच्चों पहला है एफिशिएंसी इन एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, और तीसरा एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। अगर मैं एक इनका हल्का सा ओवरव्यू दूं, तो सबसे पहला एफिशिएंसी इन एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स के बारे में, कि कंज्यूमर्स के बीच गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। जो देश में वस्तु बनी वो कंज्यूमर्स के बीच किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर मैं पढ़ाऊंगा कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर,
उनका डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स के बीच में कैसे होना चाहिए, कि किस फर्म को कितनी लैंड, कितनी लेबर, कितनी कैपिटल मिलनी चाहिए। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि देश में कितनी गुड्स बननी चाहिए और देश में कितनी गुड्स कंज्यूमर चाहते हैं। इट मींस तीसरे वाले केस जो हमारा मेन केस है, तीसरे वाले केस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार देश में गुड्स का प्रोडक्शन कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंज्यूमर जो चाहता है, जैसे चाहता है, उस प्रकार गुड्स का प्रोडक्शन किस प्रकार होगा, वो थर्ड वाले के अंदर पढ़ेंगे। जब ये तीनों पढ़ लेंगे तब जाके आपका पेरेटो ऑप्टिमैलिटी नाम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपके पेपर में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए या फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो तीनों ही आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, इन तीनों को पढ़ने से पहले हमें कुछ एजम्पशन माननी पड़ेगी, कुछ बातों को एज्यूम करना पड़ेगा। और बातें क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, तो जरा देखो। तो भैया हमको एज्यूम करना पड़ेगा इन कुछ बातों को प्रोडक्ट पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के अंदर। जैसे कि सबसे पहला हम यहां पे एज्यूम करेंगे कि भाई हर इंडिविजुअल की अपनी, हर कस्टमर की, हर इंसान की अपनी खुद की प्रेफरेंस है। हर भाई ऑब्वियसली बात है, मेरी प्रेफरेंस अलग है, आपकी प्रेफरेंस अलग है, मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है। तो सबसे पहला यहां पर जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अनुसार है। कंज्यूमर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी प्रेफरेंस के अनुसार अपने पास गुड्स को होल्ड करेगा। जिसको जो गुड्स पसंद ज्यादा होगी उसको होल्ड ज्यादा करेगा, जिसको जो गुड्स पसंद कम उसको होल्ड करेगा वो कम। तो लिखा है कि यहाँ पे हर कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के अनुसार निश्चित मात्रा में अपने पास गुड्स को रखेगा। दूसरी एजम्पशन ये है कि प्रोडक्शन करते समय, क्योंकि यहां पे बात प्रोडक्शन की भी होगी, कंजम्पशन की भी होगी, तो दूसरी एजम्पशन ये है प्रोडक्शन करते समय हम मान रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, मतलब हमारी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन की टेक्निक हमारी कांस्टेंट है। तीसरी बात हम लोग यहां पर ये मानेंगे गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल, क्योंकि जब गुड्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो गुड्स डिविजिबल होनी चाहिए। इट मींस कि गुड्स को टुकड़ों में बांट सकते हैं ताकि उसको एक्सचेंज किया जा सके, तो गुड्स डिविजिबल होनी चाहिए। चौथी एजम्पशन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबिल, मतलब मूवमेंट। चौथी एजम्पशन ये है कि फर्म्स के बीच, अलग अलग फर्म्स के बीच जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है उनकी मूवमेंट आसानी से हो सके। अगर मेरे को सामने वाले को लैंड बेचनी है तो आसानी से मैं लैंड बेच सकूं, उसके लेबर चाहिए आसानी से मैं लेबर ले सकूं, तो जो प्रोडक्शन के फैक्टर है उनमें भी आसानी से मूवमेंट हो जानी चाहिए। पांचवी एजम्पशन ये है कि हर इंडिविजुअल की एक ही इच्छा है कि उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है इंडिविजुअल। ऐसे ही सिक्स्थ एजम्पशन ये है कि हर इंडिविजुअल ऑल गुड्स की कुछ ना कुछ मात्रा खरीदेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास दो वस्तु एक्स और वाई है तो हर इंसान के पास कुछ न कुछ x और कुछ न कुछ y होगी। इट मींस सभी वस्तु को थोड़ा थोड़ा अपने पास रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके पास केवल x वस्तु है, उसने y परचेज ही नहीं की। एक एजम्पशन ये है कि हर इंसान के पास हर वस्तु का कुछ न कुछ शेयर तो होगा, कोई वस्तु ऐसी नहीं होगी कि वो किसी के पास ना हो। हर इंसान के पास कुछ न कुछ वस्तु तो होगी ही होगी। और आखिरी, जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि उसको प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स का मतलब यह है कि हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम से कम आए और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहां पे इंडिविजुअल का मतलब कंज्यूमर का पर्पस क्या है, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, और प्रोड्यूसर का पर्पस क्या है, अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट कम से कम आए। तो ये कुछ एजम्पशन है जो कि आपको एग्जाम में लिखी आनी पड़ेगी। अगर एग्जाम्पशन समझ में आ गई तो ठीक, अगर नहीं आई तो अभी जब क्लास आगे बढ़ेगी तो हौले हौले सारी एजम्पशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। इन एजम्पशन को मैं बीच बीच में डिस्कस भी करता रहूंगा आगे की क्लास में पढ़ाते समय। ठीक है भाई साहब, चलिए अब हमने देखा हमारे पास तीन कंडीशन है, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। इन तीनों को मिलाकर ही
इन तीनों को मिलाकर ही आपका पेरेटो ऑप्टिमैलिटी बनता है। तो आइए अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला भाई साहब क्या आएगा अपना, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। आओ मैं पहले इसका मतलब बताऊं। देखो, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे पास गुड्स है, अब यहां पे हमारी एक एजम्पशन काम में आएगी। वो एजम्पशन थी 2 इंटू 2 इंटू 2 मॉडल। यहां पे हम बात करेंगे पहले 2 की। पहले 2 कौन कौन से थे? यहां पर हम बच्चों बात करेंगे पहले 2 की कि 2 कंज्यूमर है और 2 गुड्स है। क्या बोला मैंने? 2 कंज्यूमर है और 2 गुड्स है। अभी मैं इस वाले 2 की बात नहीं कर रहा, इस वाले 2 की बात करूंगा मैं सेकंड कंडीशन में। तो सुनो, यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 2x2 का मॉडल है कि हमारे पास 2 कंज्यूमर हैं और वो 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अब किस प्रकार उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, किस प्रकार वो जो है अपने ऑप्टिमल पॉइंट पर आएंगे, यहां पे हमको सीखना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप, क्योंकि मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहां पे एजवर्थ बॉक्स का, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को एजवर्थ बॉक्स का डायग्राम आता है। अगर आपको एजवर्थ बॉक्स का डायग्राम नहीं आता, जो डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम का बेसिक मैंने करवा रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। एजवर्थ बॉक्स के नाम से आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो पहले वो देख के आना। अगर आप एजवर्थ बॉक्स के नाम वाली वीडियो नहीं देख के आओगे तो भाई साहब आपको ये टॉपिक यहां पे समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बिना प्लीज यहां पे वीडियो को कंटिन्यू मत करना, यहां पर वीडियो पॉज कर दो और इससे पहले वाला जरा पढ़ के आओ, ठीक है। बिकॉज ये सारी बातें जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले वाली क्लास में बेसिक इसका क्लियर कर चुका हूं। तो सुनो, यहां बोलता है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के बीच गुड्स को, कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। यहां पर बात हो रही है फर्स्ट कंडीशन की। तो बोलता है द फर्स्ट कंडीशन रिलेट्स टू द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स अमंग डिफरेंट कंज्यूमर्स इन अ सोसाइटी, कि यहां पे हमको देखना है कि सोसाइटी में, समाज में अलग अलग कंज्यूमर्स के बीच किस प्रकार गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आगे बोलता है कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर ऑप्टिमल माना जाएगा या वहां पर एफिशिएंट माना जाएगा जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 गुड्स मस्ट बी इक्वल फॉर एवरी इंडिविजुअल who consumes that goods, ठीक है। अब जरा मेरी बात को समझो। ये कहना ये चाह रहा है कि भाई दोनों ही गुड्स के मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, दोनों कंज्यूमर के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम होने चाहिए। भैया सच बता रहा हूं, मुझे समझ में कुछ नहीं आया जो आप ये कह गए। आप इसको जरा एक बार आसान सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे? तो इस चीज को मैं अब एक आसान सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, जरा मेरी बात को समझो। एजवर्थ बॉक्स पे आ रहा हूं और एजवर्थ बॉक्स आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो जिसने पहले एजवर्थ बॉक्स पढ़ रखा है वो यहां पे देखेंगे, अदरवाइज बाकी बच्चे पहले वो पढ़ के आए, ठीक है। ये हमारा एजवर्थ बॉक्स है। अब यहां बनाऊंगा बच्चों मैं इंडिफरेंस कर्व ए के एंगल से और बी के एंगल से। ए के इंडिफरेंस कर्व चलेंगे ऐसे और बी के इंडिफरेंस कर्व चलेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना अच्छे से, ठीक है। लो जी लो, मैं बनाऊंगा पहले बी के इंडिफरेंस कर्व ब्लू पेन से। ब्लू पेन मतलब बी के इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। वेट ए मिनट, हाँ जी, ये बन गया इंडिफरेंस कर्व 1, ये बन गया इंडिफरेंस कर्व 2, ये बन गया इंडिफरेंस कर्व 3, ये बन गया इंडिफरेंस कर्व 4 और बेटा मान लो ये बन गया आपका बी का इंडिफरेंस कर्व 5। ये बन गए बी के इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, ठीक है। इसको मैंने बोला IC1 ऑफ बी, इसको मैंने बोला IC2 ऑफ बी, IC3 ऑफ बी, IC4 ऑफ बी और ये IC5 ऑफ बी। ये बन गए बी के इंडिफरेंस कर्व। अब बनाते हैं ए के इंडिफरेंस कर्व और आपको याद होना चाहिए
एजवर्थ बॉक्स में आपको मैंने पढ़ाया था पेरेटो ऑप्टिमैलिटी उस वाले पॉइंट पे आता है जहां पे दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। याद है कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पहली वाली वीडियो कहां पे होता है, जहां पे दो इंडिफरेंस कर्व आपस में क्या होते हैं, टेंजेंट होते हैं। तो ये बन गए बी के इंडिफरेंस कर्व, जो कि कुछ इस प्रकार ऐसे आ रहे हैं। अब मैं बनाऊंगा ए के इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। चलो, ये बन गया ए का इंडिफरेंस कर्व 1, ए का इंडिफरेंस कर्व 2, ए का इंडिफरेंस कर्व 3, ए का इंडिफरेंस कर्व 4 और ए का इंडिफरेंस कर्व 5। ये बन गए हमारे ए के इंडिफरेंस कर्व। अब आपको पता है जहां पे दो इंडिफरेंस कर्व आपस में, जहां पे ये दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी टेंजेंट करते हैं, वो क्या होता है जी, वो होता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का, एक पॉइंट हमारा ये हो गया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। भैया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैसे है? पेरेटो ऑप्टिमैलिटी ऐसे है कि मान लो मैं इस समय इस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, पहले मैं नेमिंग कर दूं इंडिफरेंस कर्व ये ए वाले की, ठीक है। ये स्टार्ट यहां से होगा, इसको मैंने बोला IC1 ऑफ ए, इसको मैंने बोला IC2 ऑफ ए, इसको मैंने बोला IC3 ऑफ ए, ये हो गया आपका IC4 ऑफ ए और ये हो गया आपका IC5 ऑफ ए। हाँ जी, अब मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे हूं, ये पॉइंट पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैसे है, देखो इस वाले पॉइंट पे जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है ए को उतनी मिल रही है बी को। अब मान लो मैं इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आता हूं, देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता हूं तो यहां से यहां पे आने पे ए का सेटिस्फैक्शन कम हो गया, ए यहां से यहां पे आ गया, लेकिन बी का सेटिस्फैक्शन बढ़ गया बिकॉज बी अपने हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गया। भाई बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिफरेंस कर्व ऐसे ऐसे बने और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे बने। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पर हूं, मेरी बात सुनना, अगर मैं इस वाले पॉइंट से मूव होके इस वाले पॉइंट पे आता हूं, अगर मान लो मैं पॉइंट का नाम दे दूं, चलो मान लो पॉइंट का मैंने नाम भी दे दिया, इसको मैंने बोल दिया PQRS T। तो अगर मान लो मैं T से S पे आता हूं तो T से S पे आने से B का फायदा होगा बिकॉज B अपने इस वाले इंडिफरेंस कर्व से इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ गया, B पहुंच गया हायर पे, B का फायदा हुआ। लेकिन देखो A इस वाले पे था, वो पहुंच गया अंदर वाले पे, A अंदर वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ गया, A का हो गया लॉस। तो वही तो मैंने बोला पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, जहां पे अगर एक का फायदा होगा दूसरे का लॉस होगा। तो ये पॉइंट पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है बिकॉज अगर मैं यहां से यहां पे आऊंगा, यहां से यहां पे आऊंगा तो B अपने हायर पे पहुंच गया, B का फायदा हो रहा है, लेकिन A यहां से यहां पे आएगा अपने लोअर पे पहुंच गया, A का नुकसान। ऐसे ही ये पॉइंट भी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है। अगर मैं S से R पे आता हूं तो देखो S से अगर मैं R पे आता हूं तो यहां से यहां पे आने पे A का लॉस, बिकॉज A आ गया अपने लोअर इंडिफरेंस कर्व पे, A का लॉस। लेकिन यहां से यहां पे आने पे B का फायदा, B यहां पे था, अब इस वाले पे आ जाएगा, B अपने IC3 पे आ जाएगा, B का हो जाएगा फायदा। तो अगेन इस वाले पॉइंट से इस पे आऊंगा तो अगर एक का फायदा होगा दूसरे का नुकसान होगा, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे ही पेरेटो ऑप्टिमैलिटी शो करते हैं कि अगर आप एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो एक का फायदा होगा दूसरे का नुकसान। एग्जांपल एक और देखो, अगर मैं P से Q पे जाता हूं, मान लो मैं P से Q पे जाता हूं तो P से Q पे जाने पे A का फायदा होगा, A IC1 पे था, IC2 पर पहुंच जाएगा, A की सेटिस्फेक्शन ज्यादा, लेकिन B का नुकसान होगा बिकॉज B IC5 पे था। अगर मैं Q पे आऊंगा तो B IC4 पे, B अंदर वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा जी, B का लॉस हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को शो करते हैं। अब जब मैं इन सभी पॉइंट को आपस में ज्वाइन करूंगा, मान लो इन सभी पॉइंट को जब मैं आपस में ज्वाइन करूंगा ऐसे कि ये, फिर ये, जब मैं इन सभी पॉइंट को आपस में ज्वाइन करूंगा तो इन सभी को आपस में ज्वाइन करने से जो मुझे कर्व मिला यहां से लेके यहां तक ग्रीन कलर का, बड़ा इस कर्व को हम लोगों ने नाम दिया, इस कर्व को
जो हमें ग्रीन कलर का कर्व मिला, इस कर्व को बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। क्या बोलते हैं जी? इस कर्व को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्व एक ऐसा कर्व है जो सभी के सभी ऑप्टिमल पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। ये भी ऑप्टिमल पॉइंट, ये भी ऑप्टिमल पॉइंट, ये भी ऑप्टिमल पॉइंट, इन सभी ऑप्टिमल पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व मिलता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर कोई और भी मान लो एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है। मान लो अगर ये कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बना, 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 कोई भी अगर इस कर्व पे एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है तो वो पॉइंट भी अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को शो करेगा। इट मींस ये वाला पॉइंट भी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को शो करेगा। मतलब कहने का ये है कि मतलब मेरे कहने का ये कि इस वाले पॉइंट पर भी अब ये चीज ये वाला पॉइंट भी अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी शो करेगा। मतलब इस वाले पॉइंट पर भी अब ये इंडिफरेंस कर्व और ये इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर यहां पे मैंने कोई पॉइंट बनाया तो इस वाले पॉइंट पर भी ये इंडिफरेंस कर्व और ये इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट करेंगे। मान लो यहां पे मैंने कोई पॉइंट बना तो यहां पर ये इंडिफरेंस कर्व और ये इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व के अंदर जितने भी आपके पॉइंट बनेंगे अब वो सारे के सारे पॉइंट आपको ऑप्टिमल लेवल शो करेंगे। तो ये था आपकी पहली कंडीशन, पहला केस का डायग्राम। होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये गुड एक्स, ये गुड वाई, ठीक है। ये ओ ए कंज्यूमर ए और ओ बी कंज्यूमर बी। अगर मैं बात करूं इसकी कंडीशन की तो कंडीशन भाई साहब इसकी ये बन के आती है कि जब दोनों की हमें ऑप्टिमैलिटी कहां मिल रही है जी? हमें ऑप्टिमैलिटी उस पॉइंट पर मिल रही है, हमें ऑप्टिमैलिटी उस पॉइंट पर मिल रही है जहां पे दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट है। और अगर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट है तो जिस भी पॉइंट पर वो दोनों आपस में टेंजेंट है वहां पे दोनों का स्लोप सेम होता है। ये बात आप लोग जानते हो। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि भैया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हमको वहां पर मिलेगी जहां पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए किसके बराबर हो जी? वो बराबर हो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ बी। जब ए के इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बी के इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होगा, बिकॉज ऑप्टिमैलिटी वहां पर है जहां पर दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट माने क्या? दोनों का स्लोप यहां पर सेम होगा। तो जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होगा? दोनों का स्लोप सेम होगा। इसका भी, ये ब्लू वाले का भी और ये रेड वाले का भी। तो जो आपका स्लोप है ए का और बी का, तो बी के स्लोप को बच्चों बोला जाएगा MRS XY ऑफ बी और बच्चों ए के स्लोप को बोला जाएगा MRS XY ऑफ ए। तो जब MRS XY ऑफ बी और MRS XY ऑफ ए जब दोनों के, क्योंकि आपको पता है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो जब MRS XY ऑफ ए और MRS XY ऑफ बी की ए का स्लोप और बी का स्लोप बराबर हो गए, वहां पर हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी। तो ये था आपका बच्चों पहली कंडीशन, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। होपफुली ये डायग्राम और वो कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो हमने पॉइंट्स को मिलाया, इससे क्या बन गया? इससे हमारा बन गया बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर्व। वीडियो पॉज करके जल्दी से उसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको एक बार जो है नोट से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो क्या लिखा है? तो अब एक बार मैं अगर हल्का सा अगेन रिपीट करूं तो क्या लिखा है? तो यहां पे लिखा है कि भैया एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन की कंडीशन बोलती है कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन वहीं पे होगा। मतलब प्रोडक्शन मतलब एक मिनट, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन वहीं पे होगा जहां पर दोनों की, क्या बोला बेटा मैंने? जहां पर, मैं वही बोल रहा हूं, मैंने यहां पे कुछ गलत लिख दिया। यहां पे एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन नहीं, सॉरी,
यहां पे आएगा बच्चों एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। तो यहां बोलते हैं कि एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब कि दोनों को अगर आपस में गुड्स को एक्सचेंज करना हो, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी को अगर अपने गुड्स को एक्सचेंज करना हो तो किस लेवल पे आके वो एक्सचेंज करें, किस लेवल पे आके वो एक्सचेंज करे जिससे कि दोनों की सेटिस्फेक्शन सेम रहे, दोनों की सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क ना पड़े भाई। तो ये बोलता है कि ऐसा तभी होगा जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, दोनों गुड्स का एमआरएस क्या होगा, इक्वल होगा दोनों इंडिविजुअल के लिए। मतलब ए का एमआरएस एक्स वाई अगर बराबर होगा बी के एमआरएस एक्स वाई के, तब जाकर बोलेंगे परीटो ऑप्टिमलिटी प्राप्त हुआ, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज प्राप्त हुआ। अगर बात करें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखना एमआरएस का मतलब होता है एक गुड को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी गुड्स को कितना सेक्रीफाइस किया ताकि मेरी सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहे। देखो अगर मुझे केवल कोई गुड्स मिल गई तो मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी कि फ्री में वस्तु मिल गई। अगर मेरे पास से कोई वस्तु चली गई, कुछ मिला नहीं, केवल वस्तु गई, तो मेरी सेटिस्फेक्शन घट जाएगी यार, नुकसान हो गया। लेकिन अगर कुछ आया और अगर कुछ गया तो मेरी सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहेगा, ना तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी ना तो सेटिस्फेक्शन घटेगी। कुछ आता, केवल आता, वस्तु मिलती, कुछ जाता नहीं, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती। केवल कुछ जाता, वस्तु जाती, कुछ मिलता नहीं, सेटिस्फेक्शन घट जाती। लेकिन अगर कुछ आया तो कुछ गया, जिससे कि सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहा। तो कुछ आने पे जो गया, तो जितना आया उसके बदले जितना गया, इसी रेट को बच्चों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि आपने एक वस्तु का कितना सैक्रिफाइस किया टू गेट, क्या प्राप्त करने के लिए, दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को प्राप्त करने के लिए, कि दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने अपनी वस्तु का कितना सैक्रिफाइस किया, उसी को एमआरएस कहते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आपको पता है इंडिफरेंस कर्व के अंदर सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कांस्टेंट रहे, इसलिए यहां पर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। आगे बोलता है अगर याद रखना अगर दोनों का एमआरएस, दोनों का अगर एमआरएस बिटवीन टू गुड्स या टू कंज्यूमर इज नॉट इक्वल, अगर दोनों का एमआरएस बराबर नहीं हुआ तो याद रखना दे विल नॉट कम टू एफिशिएंट या ऑप्टिमल एक्सचेंज। तो वो जो है अपनी परीटो ऑप्टिमलिटी पर नहीं आएंगे। परीटो ऑप्टिमलिटी पर आने के लिए शर्त है, क्या शर्त है, कि दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया, जब दोनों का एमआरएस बराबर होगा तभी जाकर हम परीटो ऑप्टिमलिटी वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे। आगे बोलता है when we join all the optimal points of different indifference curve, जब हम इन सभी इंडिफरेंस कर्व के ऑप्टिमल पॉइंट को जोड़ लेते हैं तो we will get a curve, तो हमको एक कर्व मिलता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी परीटो ऑप्टिमलिटी के लेवल को शो करते हैं। होपफुली एफिशिएंसी इन एक्सचेंज क्या होता है और क्यों होता है समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको भी जो है नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट हो गया। चलिए अब जरा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। वो प्रोडक्शन वाला नीचे आ गया और एफिशिएंसी इन, यहां पे आएगा बच्चों एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। यहां पे गड़बड़ी हो गई ना, थोड़े हेडिंग के नाम चेंज हो गए। नीचे वाली हेडिंग सेम है, ये ठीक नीचे ठीक लिखा है, ऊपर गड़बड़ हो गई। यहां पे बच्चों आपका आएगा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सॉरी, हाँ जी। चलिए यहां पे क्या आएगा आपका एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब बच्चों बात करेंगे प्रोडक्शन की। बेटा प्रोडक्शन करने में यूज होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास केवल दो ही प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, ठीक है। मान लो एक है लेबर और एक है कैपिटल, मतलब मशीन वगैरह।
तो यहां पे हमारे पास हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, क्योंकि प्रोडक्शन फर्म करती है, कंज्यूमर नहीं करता। हमारे पास दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, और उनके पास दो प्रोडक्शन के फैक्टर है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। अब यहां पे हमको ये सीखना है कि उन दो फर्म्स के बीच इन लेबर और कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कि किसके पास कितनी लेबर जाएगी, किसके पास कितना कैपिटल जाएगा। और एजवर्थ बॉक्स आपको आना चाहिए, बिकॉज सेम वही डायग्राम अगेन रिपीट बनने वाला है। अब जरा मेरी बात सुनो, इससे पहले वाली कंडीशन में एफिशिएंसी इन एक्सचेंज में जब हमने कंज्यूमर्स की बात करी, तो कंज्यूमर्स की बात को समझने के लिए हमने इंडिफरेंस कर्व का यूज किया। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को शो करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब यहां पर इस सेकंड कंडीशन में बात कंज्यूमर की नहीं हो रही, यहां पर बच्चा लोग बात हो रही है प्रोडक्शन की। और प्रोडक्शन को शो करने के लिए अब हम इंडिफरेंस कर्व का यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्शन को शो करने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व जैसा ही उसका एक भाई, जिसका नाम है आइसोक्वांट कर्व। होपफुली आपने अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे, माइक्रो में, मैक्रो में, छोटे लेवल पे आपने आइसोक्वांट कर्व के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने आइसोक्वांट कर्व के बारे में नहीं पढ़ा तो थोड़ी बहुत बात आपको उसकी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा सा पहले आपको आइसोक्वांट कर्व को एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन को समझने में आसानी हो। तो मैं आपको जो है यहां पे थोड़ा आइसोक्वांट कर्व के बारे में बातें कर लेता हूं, ठीक है। जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करो। देखो भाई साहब, तो आइसोक्वांट कर्व जो होता है, आइसोक्वांट कर्व भी सेम आपके बच्चों इंडिफरेंस कर्व जैसा ही बनता है। आइसोक्वांट कर्व भी सेम इंडिफरेंस कर्व जैसा ही आपका बनता है, ठीक है। इसके एक एक्स पे बच्चों आता है प्रोडक्शन का एक फैक्टर। मान लो यहां पे लिख दी मैंने लैंड, और यहां पे लिख दिया बच्चों मैंने क्या, कैपिटल, कि हम कितनी जमीन और कितने कैपिटल का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। और आइसोक्वांट कर्व कुछ इस प्रकार का बनता है, दैट इज IQ। IQ माने क्या, आइसोक्वांट कर्व। अगर आइसोक्वांट कर्व ऊपर बनता है, IQ1 बनता है, तो ये वाला प्रोडक्शन शो करेगा ज्यादा और ये वाला प्रोडक्शन शो करेगा कम। जैसे कि ये वाला प्रोडक्शन मान लो शो कर रहा है 100 यूनिट्स, तो इससे ऊपर वाला शो करेगा प्रोडक्शन ज्यादा, दैट इज 200 यूनिट्स। अगर और ऊपर बन गया तो ये वाला प्रोडक्शन शो करेगा, मान लो आइसोक्वांट ये 1 था, ये 2 था, ये 3 शो करेगा और ज्यादा, दैट इज 300 यूनिट्स। तो इंडिफरेंस कर्व शो करता है सेटिस्फैक्शन के लेवल को, और आइसोक्वांट कर्व, क्या नाम बोला मैंने इसका बच्चों, नाम बोल रहा हूं बार बार, आइसोक्वांट। आइसोक्वांट कर्व शो करता है प्रोडक्शन के लेवल को। जितना ऊंचा आइसोक्वांट कर्व उतनी ज्यादा प्रोडक्शन। सिमिलरली जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। पहली बात दोनों में कॉमन आ गई। दूसरी बात, आइसोक्वांट कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट बनते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये सभी के सभी सेम आउटपुट को शो करेंगे। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर रह के प्रोडक्शन करता हूं, जहां पर मेरी इतनी कैपिटल है और इतनी लेबर है, तब भी 100 वस्तु बनेगी। या मैं अगर इस पॉइंट पे आके प्रोडक्शन करता हूं, जहां पे मेरी कैपिटल कम हो गई, लेबर बढ़ गई, तब भी 100 का प्रोडक्शन होगा। इस पॉइंट पर भी 100 का प्रोडक्शन, इस पॉइंट पर भी 100 का, इस पॉइंट पर भी 100 का। मतलब आइसोक्वांट कर्व पे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सेम लेवल का प्रोडक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला शो करेगा 200 यूनिट, तो ये वाला पॉइंट भी शो करेगा 200, ये वाला पॉइंट भी 200 और ये वाला पॉइंट भी 200। ये शो करेगा 300 यूनिट, ये शो करेगा 300, ये भी शो करेगा 300। सो इट मींस आइसोक्वांट कर्व पे बनने वाले सभी पॉइंट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन शो करते हैं। और जितना ऊंचा आइसोक्वांट कर्व उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन आपका होता है। और जैसी शेप इंडिफरेंस कर्व की होती है, सेम शेप आपकी आइसोक्वांट कर्व की भी होती है। तो होपफुली आइसोक्वांट कर्व का बेसिक तो समझ में आपको आ गया होगा। जैसे इंडिफरेंस कर्व था, सेम वैसे ही आइसोक्वांट कर्व है। अब देखते हैं इस वाले केस में डायग्राम कैसे बनेगा। तो सुनो, डायग्राम यही सेम बनेगा, बस मैं नेम चेंज कर दूंगा, डायग्राम यही सेम बनेगा। सेकंड वाले केस में भी आपको यही सेम डायग्राम बनाना है। मैं डायग्राम बार बार नहीं बना रहा, मैं इसी में नेम चेंज कर रहा हूं। अब तक क्या था,
जी अब तक यहां पे था आपका गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। अब यहां बच्चों आपका आ जाएगा प्रोडक्शन का पहला फैक्टर, प्रोडक्शन का दूसरा फैक्टर, जैसे कि आपका आ जाएगा एक तरफ लैंड और सॉरी एक तरफ लेबर, एक तरफ कैपिटल। तो आओ थोड़ी नेमिंग चेंज कर रहा हूं, लेकिन आप डायग्राम अगेन बनाएंगे, आप डायग्राम अगेन बनाएंगे। मैं डायग्राम को दोबारा नहीं बना रहा ताकि वीडियो का टाइम वेस्ट ना हो। यहां पे लिखा मैंने लेबर, ठीक है, और यहां पे लिख दी बच्चों मान लो मैंने क्या, कैपिटल, ठीक है। सिमिलरली ये सब आईसी कर्व थे, इन सबको मैं नाम चेंज कर रहा हूं। ये बच्चों मेरा बन गया IQ1 आइसोक्वांट 1, ये बन गया देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, IQ2 आइसोक्वांट 2, IQ3 आइसोक्वांट 3, IQ4 आइसोक्वांट 4, IQ5 आइसोक्वांट 5। ऐसे ही सेम बन गया रेड के लिए आइसोक्वांट A1, आइसोक्वांट 2, आइसोक्वांट मैंने CO क्यू बना दिया, आइसोक्वांट 4, आइसोक्वांट 5। तो ये अलग अलग आइसोक्वांट कर्व बन गए, ये बन गए आइसोक्वांट कर्व, ब्लू वाले बन गए B के, ठीक है, और ये रेड वाले किसके बन गए A के। अब वही वाली बात, जब दो आइसोक्वांट कर्व आपस में टेंजेंट करेंगे, दो अलग अलग फॉर्म के, ये OA, अब ये एक कंज्यूमर नहीं है, ये A फॉर्म है, OA ये A की फॉर्म की बात हो रही है, OB वो B फॉर्म की बात हो रही है, फॉर्म नॉट कंज्यूमर। तो जब दो अलग अलग फॉर्म के आइसोक्वांट कर्व आपस में मिलेंगे, टेंजेंट करेंगे, तो जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट करेंगे वो हमारा होगा पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट। पिछले वाले केस में भी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट था, लेकिन वो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहां पे भी ये सारे के सारे P, Q, R, S, T पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के ही पॉइंट हैं, लेकिन ये इस बार प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगेन जब मैं इन सभी कर्व को साथ में मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा जी, मुझे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। मुझे क्या मिलेगा जी, मुझे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। तो ये वाला जो केस बन रहा है, ये बन रहा है सेकंड कंडीशन का, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का। यहां पे सारा आइसोक्वांट कर्व बना है, इंडिफरेंस कर्व कोई नहीं बना, बाकी डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। अब यहां पे चेंज आएगा, यहां पे चेंज क्या आएगा, क्योंकि आइसोक्वांट कर्व है तो आइसोक्वांट कर्व के स्लोप की बात होगी, ना कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की बात होगी। तो मैं इसको मिटाता हूं, यहां बात करते हैं बच्चों आइसोक्वांट कर्व के स्लोप की। तो सुनो, अब जहां पे दो आइसोक्वांट कर्व आपस में टेंजेंट कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा जी, वहां पे दोनों आइसोक्वांट कर्व का स्लोप सेम होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट ऑफ फॉर्म A इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट ऑफ फॉर्म B। क्योंकि जहां पे दोनों आइसोक्वांट कर्व टेंजेंट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोनों के स्लोप सेम होंगे। अब आइसोक्वांट का स्लोप क्या होता है, तो आपको बता दूं, आइसोक्वांट कर्व का जो स्लोप होता है बच्चों, उसको बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने L एंड K, L मींस लेबर, K मींस कैपिटल, किसका, A का। और ऐसे ही इसका बनेगा बच्चों मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लैंड एंड कैपिटल, किसका, B का। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इससे पहले मैंने पढ़ाया था इंडिफरेंस कर्व में MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वहां पे क्या था, अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व वाले की बात करूं, वहां पे क्या था, अपने सेटिस्फैक्शन को सेम रखने के लिए अगर मेरे पास कुछ वस्तु आई तो मैंने कुछ वस्तु का सेक्रीफाइस किया, तो वस्तु के आने पे जितना मैंने सेक्रीफाइस किया, वस्तु के आने पे जितना मैंने सेक्रीफाइस किया ताकि सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम रहे, उसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRTS क्या है, MRTS है प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बीच का एक्सचेंज। कि फॉर एग्जांपल लेबर मेरे पास एक्स्ट्रा आई, तो उस लेबर को पाने के लिए मैंने कितनी कैपिटल का सेक्रीफाइस किया ताकि मेरे आउटपुट का लेवल, मेरे प्रोडक्शन का लेवल सेम रहे। कि मान लो मैं 100 बना रहा हूं, मान लो मेरे पास 10 लेबर है
और 2 कैपिटल है और मैं 100 वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा हूं। अब मान लो मेरे पास कुछ कैपिटल आई, 2 कैपिटल से मान लो 4 कैपिटल हो गई। अब कैपिटल बढ़ गई, अब मैं कितनी लेबर सेक्रीफाइस करूं ताकि प्रोडक्शन मेरा अब भी 100 रहे? तो मान लो उस 2 कैपिटल के बदले मैंने 5 लेबर को सेक्रीफाइस कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास केवल 5 लेबर बची, मेरा प्रोडक्शन अब भी 100 हो रहा है। तो याद रखना, अपने प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए जितना भी फैक्टर आया और उसके बदले जितना फैक्टर मेरा गया, उसी को बच्चों बोलते हैं क्या? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और जब दोनों सेम हो जाएंगे एक पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, उसी को पेरेटो ऑप्टिमैलिटी बोलेंगे। और ये हम लोग कहां पढ़ रहे हैं? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के अंदर। इससे पहले क्या पढ़ा? एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। ये हमारी सेकंड कंडीशन होपफुली समझ में आ गई होगी। वीडियो पॉज कर लो और मैं चाहूंगा ये डायग्राम आप अगेन अपने आप एक बार बनाओ सेकंड कंडीशन के लिए। नोट कर लिया? ठीक है, आइए एक बार इसको भी जो है नोट से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहां बोलता है जो सेकंड कंडीशन है वो संबंधित है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल अमंग डिफरेंट फर्म, कि अलग अलग फर्म्स के बीच किस प्रकार प्रोडक्शन के फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस प्रकार लैंड, किस प्रकार लेबर और कैपिटल को फर्म ए और फर्म के बीच बांटा जाए। अब देखो वही वाली बात आ गई कि मान लो अगर किसी एक फर्म का प्रोडक्शन बढ़ता है और दूसरी फर्म का कोई भी प्रोडक्शन नहीं घटता, कि मान लो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन दूसरी फर्म का कोई प्रोडक्शन नहीं घटा, इसको बोलेंगे पेरेटो इंप्रूवमेंट। बिकॉज एक का फायदा हुआ बट दूसरा का नुकसान नहीं हुआ, इसे क्या बोलेंगे? पेरेटो इंप्रूवमेंट। लेकिन मान लो अगर एक फर्म का प्रोडक्शन बढ़ता है और उसका प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से दूसरी फर्म का प्रोडक्शन घटता है, वही वाली बात, अगर एक का फायदा होगा दूसरे का नुकसान होगा। तो अगर एक फर्म का प्रोडक्शन बढ़ता है और दूसरे का प्रोडक्शन घटता है तो इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। होपफुली समझ में आ गया होगा इतना। अब बोलता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की सिचुएशन हमें तभी अचीव होगी, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हमें तभी अचीव होगा जब दोनों फैक्टर्स की या दोनों फर्म की मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो। मतलब कहने का यह है फर्म ए का MRTS, यहां XY लिखा है जबकि यहां बच्चों आना चाहिए L एंड K, लेबर एंड कैपिटल। तो फर्म ए का MRTS बिटवीन लेबर एंड कैपिटल अगर बराबर हो फर्म बी के MRTS बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, अगर फर्म ए का MRTS फर्म बी के MRTS के बराबर है, तो जिस भी पॉइंट पर बराबर है उसी को पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहा जाएगा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन वाले केस में। फिर यहां लिखा मैंने MRTS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ, यहां पे आएगा, इस बार थोड़ी मेरी ये जो मैंने बनाई है पूरी PDF मिस्टेक्स ज्यादा है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। हाँ भाई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्चुअली भी क्या था, ये जस्ट पढ़ाने से मैंने आधे घंटे पहले बनाई है, पढ़ाने से अभी वीडियो बनाने से मैंने आधे घंटे पहले बनाई है जल्दीबाजी में, क्योंकि मेरा फिर क्लास का टाइम है, ऑफलाइन क्लास का टाइम है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक है, हल्की हल्की, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। जो नोट्स आपको मिलेंगे नोट्स में सब ठीक होगा। चलिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही है कि आपने एक फैक्टर का कितना सैक्रिफाइस किया दूसरे फैक्टर को प्राप्त करने के लिए। दूसरे फैक्टर को प्राप्त करने के लिए मतलब मान लो लेबर को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी कैपिटल को सैक्रिफाइस किया, क्यों? ताकि आपका कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट, आपका प्रोडक्शन सेम रहे, जितना 100 बन रहा था उतना ही 100 बने। तो आपने एक को पाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, उसी को MRTS कहते हैं। आगे बोलता है जब हम अलग अलग, अगेन गलती आ गई, इंडिफरेंस कर्व नहीं, आइसोक्वांट कर्व, इसलिए मैं रीडिंग करवाता हूं कि कोई गलती हो तो यहीं पर निकल जाए। तो जब हम अलग अलग आइसोक्वांट कर्व के ऑप्टिमल पॉइंट्स को जोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट ये, पॉइंट ये, पॉइंट ये, पॉइंट ये, तो हमको जो प्राप्त होगा उसको बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। यस, इस वाले केस में भी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर्व भी कहते हैं।
और जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व बना लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर अब जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी शो करेंगे। मतलब कि अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट बना ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सभी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी शो करेंगे। और भी कोई मान लो पॉइंट बना, मान लो ये कोई पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, तो ये सब के सब क्या शो करेंगे? पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इस चीज को जो जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट हो गया। अब हम अपनी आखिरी कंडीशन और थर्ड कंडीशन पे आते हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, या फिर इसको बोलेंगे ऑप्टिमम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये थर्ड कंडीशन क्या है? अब थर्ड कंडीशन में मेन बात हम ये करेंगे कि प्रोडक्शन जो लोग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर्स, उनको मैच करना है। मैच मतलब कि देश में प्रोडक्शन ऐसा हो जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो, क्योंकि अगर आपने कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं किया तो आपका प्रोडक्शन वेस्टफुल माना जाएगा। तो थर्ड ये है कि अगर हम समाज का भला चाहते हैं, हम सोशल वेलफेयर चाहते हैं, और सोशल वेलफेयर कैसा? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो अगर हम मैक्सिमम सोशल वेलफेयर चाहते हैं, समाज का भला हो, तो प्रोडक्शन जो करना चाहिए वो समाज को देखते हुए करना चाहिए। मतलब अब हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर, हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें कैसे प्रोडक्शन करना है। तो इस बार प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्रेफरेंस को आपस में ज्वाइन करके एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे, और इसको बोला गया है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स या फिर ऑप्टिमम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन को डायरेक्शन कैसे मिलेगी, प्रोडक्शन की डायरेक्शन क्या है, प्रोडक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, प्रोडक्शन कंज्यूमर की प्रेफरेंस के डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो कैसे होगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर मैं इसका डायग्राम सिखाता हूं आप लोगों को। द थर्ड कंडीशन रिलेट्स टू द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। जो थर्ड कंडीशन है वो प्रोडक्शन के पैटर्न से संबंधित है कि प्रोडक्शन का पैटर्न क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। दिस कंडीशन डिटरमाइंस द ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस विद द गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमें अलग अलग कमोडिटीज की कितनी क्वांटिटीज को बनाना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स की हेल्प से हमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कितनी वस्तु बनानी है। अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस ये है कि हमें एक्स की 100 चाहिए वस्तु और वाई की 50 चाहिए वस्तु, तो हम प्रोडक्शन कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अनुसार ही करेंगे, एक्स की 100 बनाएंगे और वाई की 50। बट डायग्रामेटिकली कैसे होगा और ये शर्त कैसे आ गई, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, इसका डायग्राम थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेगा, जो कि मैंने यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे इसके डायग्राम को समझेंगे। एक बात बताओ, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हम कौन से डायग्राम का यूज करते हैं? भैया प्रोडक्शन करने के लिए हमने आइसो क्वांट कर्व पढ़ा, ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरे देश के प्रोडक्शन की बात करूं, बिकॉज यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की, तो अगर मैं पूरे देश के प्रोडक्शन की बात करूं तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज करते हैं। तो यहां पर हम जो है अब अपना जो थर्ड कंडीशन समझेंगे वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी के माध्यम से समझेंगे। एंड आप लोग जानते हो कि पीपीसी कर्व कुछ इस प्रकार का जो है आपका डायग्राम बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक कर्व बना, दैट इज आर पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है गुड एक्स का और कितना प्रोडक्शन करना है गुड वाई का। तो ये हमारा जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो एक तो होगी प्रोडक्शन वाली साइड कि प्रोडक्शन एक्स का वाई का कितना होगा, वो शो करेगा पीपीसी। अब बात करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस की, और कंज्यूमर की प्रेफरेंस शो होती है इंडिफरेंस कर्व से। तो इसी में अब मैं बनाऊंगा इंडिफरेंस कर्व, इसी में मैं क्या बनाऊंगा, इंडिफरेंस कर्व। देखो मेरा बना एक इंडिफरेंस कर्व ये, एक इंडिफरेंस कर्व ये, और एक इंडिफरेंस कर्व ये।
ठीक है, अब जरा इनके एक बार नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने बोला IC1, इसको मैंने बोला IC2, इसको मैंने बोला IC3, और ये है बच्चों मेरा PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जरा मुझे बताओ हमारा प्रोडक्शन कहां पे होगा? हमारा प्रोडक्शन इस वाले पॉइंट पे होगा। मान लो इसको नाम दिया मैंने P, इसको मान लो मैंने नाम दिया Q, इसको मान लो नाम दिया मैंने R। बताओ हमारा प्रोडक्शन P पर होगा, Q पे होगा, R पे होगा? भैया हमारा जो प्रोडक्शन होगा, हमारा जो प्रोडक्शन होगा, देखो हम तो यही चाहेंगे ना कि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंज्यूमर चाहेगा कि प्रोडक्शन IC3 पर हो, क्योंकि IC3 सबसे ऊपर है और ये प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लेकिन हम IC3 पर पहुंच नहीं सकते क्योंकि ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है कि PPC से बाहर आप जाके प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये बात आप लोग जानते हो, यू कैन नॉट प्रोड्यूस आउट ऑफ PPC। तो आप तो कि ये आपकी क्या होती है, PPC शो करता है आपकी मैक्सिमम लिमिट को, तो आप इसके बाहर जाके प्रोडक्शन कर नहीं सकते। हाँ, हालांकि हम ये R तक प्रोडक्शन करना चाहते हैं बट पॉसिबल नहीं है, तो IC3 आउट हो गया। अब बचा IC2 और IC1। हम IC1 का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं बिकॉज PPC के अंदर आ रहा है, और हम IC2 का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि PPC पे आ रहा है। तो प्रोडक्शन कौन सा करेंगे, IC1 IC2? कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, हायर सेटिस्फेक्शन। भाई IC3 आउट हो गया, अब IC1 और IC2 बचा, और ऐसे केस में IC2 प्रोवाइड क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू IC1। तो प्रोडक्शन IC2 वाला किया जाएगा। इट मींस P, Q और R में से हम Q तक प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्शन कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अनुसार हो रहा है, और हम इतना प्रोडक्शन कर भी सकते हैं बिकॉज हमारे PPC पे आ रहा है। तो हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो Q तक का हम लोग प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है कितना प्रोडक्शन होगा। तो ये लो, इसको नाम दे दिया, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया OX, तो हम गुड X की OX मात्रा, गुड Y की OY मात्रा बनाएंगे। हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम यहां तक जो है अपना प्रोडक्शन करेंगे। अब जरा समझो, अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो PPC का स्लोप है ये, और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये, जो हमारा PPC का स्लोप है ये, और जो इंडिफरेंस कर्व है ये, वो दोनों इस वाले पॉइंट पे सेम आ रहे, बिकॉज यहां पे अगेन टेंजेंट हो रहा है। हमारा PPC, हमारा इंडिफरेंस कर्व यहां पे टेंजेंट हो रहा है, और जब PPC और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपस में सेम है तो इससे कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। बताओ इंडिफरेंस कर्व के स्लोप क्या होते हैं? तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, अब देखो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है जी, वही होता है हमारा ये कि MRSXY ऑफ A, और आपको पता है पहली कंडीशन के अनुसार MRSXY ऑफ A बराबर होना चाहिए MRSXY ऑफ B, और ये दोनों इंडिफरेंस कर्व के स्लोप बराबर होंगे PPC के स्लोप के, और PPC का स्लोप बच्चों होता है MRT, ना कि MRTS। मेरी बात सुनो, यहां पर तीन स्लोप की बात हुई है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS, आइसोक्वांट कर्व का स्लोप होता है MRTS, और PPC का स्लोप होता है बच्चों MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहां पे बात हो रही है MRT की, MRT ऑफ XY। तो याद रखना कि हमारी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी थर्ड कंडीशन में वहां पे आती है जब MRSXY ऑफ A इज इक्वल टू MRSXY ऑफ B इज इक्वल टू MRTXY। ये हमारे क्या है जी, ये दोनों हमारे हैं इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और ये अकेला हमारा बच्चों क्या है, PPC का स्लोप। तो थर्ड कंडीशन में मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करने के लिए PPC का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर होगा। इस वाले पॉइंट पे जहां पे ये कंडीशन हमारी पूरी होगी तब जाके हम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पर आएंगे। होपफुली आपको थर्ड कंडीशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं, देन फिर क्लास को समाप्त करते हैं। तो क्या लिखा है जी, यहां पे लिखा है ये कंडीशन कहती है
कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, दोनों गुड्स का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए का और बी का, दोनों कंज्यूमर का ए का और बी का मस्ट बी इक्वल, बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन देम MRTSY के बराबर होना चाहिए। इट मींस अल्टीमेटली ये कंडीशन एट द एंड पूरी होनी चाहिए। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस शर्त के अनुसार मैक्सिमम सोशल वेलफेयर वहीं पे अटेन होगा जहां पर हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू MRT होना चाहिए। यहां पे आपका परेटो ऑप्टिमैलिटी डिटेल में पूरा अच्छे से खत्म होता है तीनों कंडीशन के साथ। तीनों कंडीशन मैंने डिटेल में पढ़ाई, तीनों के डायग्राम बना के दिखाए। पेपर में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो होपफुली अब आप अच्छे से करके आ पाएंगे और आप तीनों डायग्राम अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। बाकी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इतना ही था, आज के लिए इतना काफी है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।